बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एफएससी मैथ पार्ट 2 में आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशंस ऑफ वेक्टर्स फंक्शन। तो डिफरेंशिएशंस ऑफ वेक्टर फंक्शन से पहले हम डिफाइन करेंगे कि स्केलर एंड वेक्टर फंक्शंस क्या होता है, फिर स्केलर फंक्शंस और वेक्टर फंक्शन का डोमेन और रेंज की हम बात करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर फंक्शंस की हम बात करेंगे, ठीक है, और फिर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा स्केलर फंक्शंस एंड वेक्टर फंक्शन के स्केलर फंक्शंस क्या होता है या वेक्टर फंक्शंस क्या होते हैं। तो जिस तरह हम जानते हैं कि एक स्केलर फंक्शन को हम इस तरह लिखते हैं ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सिंपल मैं लिखना चाहता हूँ एक्स प्लस वन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 7, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये हमारे पास एक स्केलर फंक्शन है। इसमें x जो है ये हमारे पास डोमेन वैल्यूज़ होती है और y हमारे पास क्या होती है, रेंज वैल्यू होती है। तो इसका डोमेन जो है ये वन वेरिएबल है, मतलब ये वन वेरिएबल स्केलर फंक्शन है। इसमें डोमेन भी हमारे पास यूनिक है और रेंज भी हमारे पास यूनिक है। सपोज़ अगर मैं x की जगह 1 पुट करूँगा तो एफ ऑफ 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 आ जाएगा, तो इससे आ जाएगा 2, इससे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास डोमेन वैल्यू है ये भी यूनिक है और इसका रेंज भी यूनिक आ चुका है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे पुटिंग करूँगा, मैं लिख दूँगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 × 1 स्क्वायर प्लस 7, तो इससे आ जाएगा एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 11। तो इसको क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। और इसको क्या कहा जाएगा, इसको रेंज कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, रेंज कहा जाएगा। तो इसका डोमेन भी यूनिक है और इसका रेंज भी यूनिक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स की, तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स को मैं इस तरह लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, सपोज़ मैं एक्स वाई लिखना चाहता हूँ, या मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह मैं लिखना चाहता हूँ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ ए एम इज इक्वल टू एम है। इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो अगर मैं मतलब यहाँ पे सपोज़ एक्स की जगह 1 पुट करूँ और वाई की जगह भी 1 पुट करूँ, तो इससे क्या जाएगा 1 × 1, इससे 1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह 1 पुट करूँ तो यहाँ से 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से फिर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x और y हमारे पास डोमेन है, इसको मैं z कह सकता हूँ, ठीक है, लेकिन इसका जो रेंज आ चुका है वो यूनिक है। इसके रेंज में ओनली 1 वैल्यू आ चुकी है, मतलब डोमेन में 2 वेरिएबल्स है, ठीक है, हमने 2 वैल्यू सिर्फ फुट किए, लेकिन रेंज में हमें 1 वैल्यू मिल चुकी है। तो इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। इस तरह अगर मैं फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स को डिफाइन करूँगा, मैं लिख दूँगा w इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई जेड में लिख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज़ पुटिंग करूँगा, मैं लिख दूँगा एफ ऑफ 1 2 3। मैंने एक्स की जगह 1 पुट किया, वाई की जगह 2 पुट किया और जेड की जगह 3 पुट किया, तो क्या मिला 6 मिला। तो इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स। यहाँ डोमेन में हमारे पास 3 वेरिएबल है, लेकिन इसका रेंज उसी तरह यूनिक आ चुका है, रेंज हमारे पास 1 वैल्यू में है। तो इसको फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल्स कहते हैं, इसको फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स कहते हैं और इसको फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स कहते हैं। और ये हमारे पास स्केलर फंक्शन है। ये हमारे पास क्या है, स्केलर फंक्शन है। मतलब इसमें हमने कोई डायमेंशन इसकी शो नहीं की है कि ये इसकी एक्स एक्सिस डायमेंशन है, ये इसकी वाई एक्सिस डायमेंशन है और ये इसकी जेड एक्सिस डायमेंशन है। तो और हमारे पास जो इसका वैल्यू आ चुकी है, जिसका जो रेंज आ चुका है, वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका आंसर क्या चुका है, इसका रेंज क्या चुका है, एक स्केलर क्वांटिटी आ चुकी है। तो इसी तरह अगर मैं सपोज़ वेक्टर फंक्शंस की बात करूंगा, और इसी को मल्टी वेरिएबल फंक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे वेरिएबल्स यूज़ किए हैं। यहाँ पे फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल है, ये फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स है, ये फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स है और ये फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल है। तो इसको आप लोग मल्टी वेरिएबल फंक्शंस भी कह सकते हैं। अच्छा, अब मैं बात करूँगा वेक्टर फंक्शंस की। अब मैं क्या बात करूँगा, वेक्टर फंक्शंस की बात करूँगा, ठीक है। तो वेक्टर फंक्शंस को मैं इस तरह डिफाइन कर सकता हूँ कि सपोज़ एक काइट है या एक जहाज़ है, वो हवा में उड़ता है, ठीक है। उसके लिए मैंने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, ठीक है। ये हमारे पास 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसको आप लोग x कह सकते हैं, इसको आप लोग y कह सकते हैं और ये हमारे पास
जेड एक्सिस होगा। और ये तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल बनाएगा, मतलब यहाँ भी 90 डिग्री एंगल होगा, इन दोनों के दरमियान भी 90 डिग्री एंगल होगा और इनके दरमियान भी 90 डिग्री एंगल होगा, मतलब ये तीनों एक दूसरे को क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो सपोज़ यहाँ पे मैं एक जहाज़ बना लेता हूँ, ठीक है, एक जहाज़ है, उसकी मतलब इनिशियल टाइम पे पोजीशन इधर है, तो ये सपोज़ ये इस तरह एक फात बना लेता है, ठीक है, ये जहाज़ इस तरह एक फात बना लेता है, ठीक है, ये यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अब हम कैसे ये अंदाज़ा लगाएंगे कि ये जहाज़ लेफ़्ट साइड पे है या राइट साइड पे है, या इतनी ऊंचाई पे है, या इतनी मतलब इसकी हाइट इतनी है, या मतलब कितने डिस्टेंस पे है। तो हम एक रेफरेंस पॉइंट्स कंसिडर करेंगे, मतलब रेफरेंस पॉइंट का मतलब है कि हम एक ख़ास पॉइंट से कह सकते हैं ना कि ये जहाज़ लेफ़्ट साइड पे है या राइट साइड पे है, ठीक है। तो इसी पॉइंट को मैं कह सकता हूँ रेफरेंस पॉइंट, इसी पॉइंट्स को मैं क्या कह सकता हूँ, रेफरेंस पॉइंट्स कह सकता हूँ, या इसको हम ओरिजिन पॉइंट्स भी कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसी पॉइंट पे यहाँ तक कितना टाइम ये कवर करेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस और विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, या इसी पॉइंट पे, इसी पाथ पे ये कितना टाइम कवर करेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, या यहाँ तक पहुँचने में ये कितना टाइम कवर करेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस और विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। तो यहाँ पे इसको मैं मतलब आई यूनिट वेक्टर कहना चाहता हूँ, इसको मैं मतलब जे यूनिट वेक्टर कहना चाहता हूँ, और इसको मैं के यूनिट वेक्टर कहना चाहता हूँ, ठीक है। या ये जहाज़ इसी पॉइंट पे कितने टाइम तक पहुंच सकता है, ठीक है, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कितना टाइम लगेगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस या विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। तो अब मैं इसको एज ए पोजीशन वेक्टर इस तरह डिफाइन कर सकता हूँ, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, मतलब इसी पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर बना लेता है। तो पोजीशन वेक्टर को हम इस तरह लिखते हैं ना, वेक्टर फॉर्म में हम इस तरह लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। पोजीशन वेक्टर को मैं इस तरह लिखता हूँ वेक्टर फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे हमें फंक्शंस गिवन है ना, इसको मैं कह दूँगा सपोज़ इसको मैं कैपिटल एफ़ कह दूँगा, कैपिटल एफ़ ऑफ टी टाइम के लिए होगा, मैं लिख दूँगा एक्स ऑफ टी आई प्लस वाई ऑफ टी जे प्लस जेड ऑफ टी के। मतलब इसी पॉइंट तक पहुंचने के लिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कितना टाइम लेगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस कितना टाइम लेगा और विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस कितना टाइम लेगा। तो मैंने इसको एक वेक्टर फंक्शन में शो किया, एक्स ऑफ टी अलग एक फंक्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कितना टाइम लेगा, ये ख़ुद एक फ़ंक्शन होगा, वाई ऑफ टी ख़ुद एक फ़ंक्शन होगा और जेड ऑफ टी ख़ुद एक फ़ंक्शन होगा। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी आई प्लस वाई ऑफ टी जे प्लस जेड ऑफ टी के। ये हमारे पास है 2 डायमेंशन में, ठीक है, ये हमारे पास है 3 डायमेंशन में, सॉरी। अगर मैं 2 डायमेंशंस की बात करूँगा तो फिर मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी आई प्लस वाई ऑफ टी जे। ये हमारे पास अब 2 डायमेंशन में हुआ। अच्छा, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, जिस तरह हम वेक्टर्स को कामा शक्ल में लिखते हैं, मैं लिख सकता हूँ एक्स ऑफ टी कामा वाई ऑफ टी कामा जेड ऑफ टी।